वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो चेक कर लीजिए। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं। सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? ठीक है, आपने आपने क्रिस्टल तो पढ़ा ही होगा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है क्रिस्टल क्या होता है, और फिर उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स है उसको हम स्पीयर की तरह इमेजिन करेंगे। ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर स्पीयर को और कितने स्पीयर टच कर रहे हैं उससे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर आपने स्पीयर लिया है, इसको टोटल 4 स्पीयर टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। So that's why coordination number is the number of neighboring spheres that touch any given sphere. यहाँ पे 4 है, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा। अभी हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी बेसिकली हमें बताता है कि जो हमारे पार्टिकल्स है, ये जो अंदर क्रिस्टल के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो अंदर पार्टिकल्स है वो कितने ज़्यादा टाइटली अटैच्ड है, वो लूज़ है, टाइट है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा? पैकिंग एफिशिएंसी। अगर पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज ज़्यादा है तो मतलब जो अंदर के पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा टाइटली अटैच है, और पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज अगर कम है तो मतलब के पार्टिकल्स लूजली अटैच है। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, ये बोर्ड में आ सकते हैं। अभी हम लोग जो है पैकिंग करेंगे। पैकिंग मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लैटिस बेसिस क्या होता है। ठीक है, पहले हमने एटम्स के बारे में पढ़ा, पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, फिर वो पार्टिकल्स से मिलकर हमने जो है क्रिस्टल बनाया। फिर अब क्रिस्टल के अंदर जो पार्टिकल्स है उसको पैक कैसे करना है, उसके बेसिस पे हम लोग 2 टाइप की पैकिंग करेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होगा? आप इधर देखो कैसे बराबर अलाइंड है सारे, है ना। यहाँ पर भी 4 है तो ए, यहाँ पे भी 4 है, तो ये सारे आइडेंटिकल होते हैं। अब हेक्सागोनल में क्या होगा? देखो ये वाला ए 5 है, यहाँ पर 4 है, फिर 5, मतलब ये फर्स्ट और थर्ड रो वाले आइडेंटिकल है, सेकेंड का अलग, इसलिए इसको ए, इसको बी और ए दिया है। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आप बताओ? बी आएगा ऑफ कोर्स, है ना। तो ए बी पैटर्न फॉलो हो रहा है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द स्पीयर ऑफ सेकेंड रो। यहाँ पे जो सेकेंड रो है इट इज एग्जैक्टली अलाइंड विद द फर्स्ट रो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रो दोनों का जो अलाइनमेंट है वो सेम ही है। बट हेक्सागोनल में सेम है क्या? नहीं, फर्स्ट और थर्ड का अलाइनमेंट सेम होता है। द स्पीयर ऑफ थर्ड रो आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट रो। अब यहाँ पर बच्चों कौन सा टाइप रिप्रेजेंट हो रहा है? ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? ए बी टाइप। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये डिफरेंसेस के पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 या 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4। अच्छा, ये कैसे पता करोगे आप? तो देखो यहाँ पर मैंने एक स्पीयर लिया है, ये वाला, इसको मैं थोड़ा ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, अब ये एक स्पीयर को कितने स्पीयर्स अटैच है? ये और ये 4 टोटल, है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने वही पढ़ा ना कि कितने स्पीयर्स अटैच होते हैं, तो यहाँ पर एक स्पीयर को 4 स्पीयर अटैच है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक ले लिया हमने इसको। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो एक यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि अ स्पीयर इज अ, सॉरी इधर आप इसको प्लीज़ स्क्वायर ले लीजिए। अ स्क्वायर, ओके, अ स्क्वायर इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग सेंटर ऑफ 4 क्लोजेस्ट नेबरिंग स्पीयर। ठीक है, अगर आपने जो बाजू के जो स्पीयर्स है उसका अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको एक स्पीयर मिलेगा। देखो ये इसके क्लोजेस्ट नेबर्स है, तो इसको मैंने ज्वाइन किया इनके सेंटर्स को, सो आई गॉट अ स्क्वायर। ओके, बट इन द केस ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जब हम इसके जो क्लोजेस्ट नेबर है उसको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक हेक्सागोन मिलेगा। ठीक है, आई थिंक ये विजिबल है। आप खुद ऐसा बनाओ डायग्राम एंड देन ज्वाइन करके देखो कि हेक्सागोन बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये जो 2 पैकिंग है इनके बीच का डिफरेंस आपको याद रखना है। अब बच्चों जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं ना तो कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मतलब अरेंजमेंट में कुछ चेंज आ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफेक्ट। और डिफेक्ट हमारे पास होते हैं 3 टाइप के, एक होता है स्टोकियोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक एंड होता है इम्प्योर। ठीक है, तो पहले हम एक डिफेक्ट का
डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिजास्टर इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है तो उसको बोलेंगे डिफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया डिफेक्ट 3 टाइप के, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। तो स्टोइक्योमेट्रिक में क्या होता है, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा तब भी जो कटायंस और अनायंस का रेशियो है क्रिस्टल में वो बिल्कुल सेम रहेगा, बट नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में कटायन और अनायन का रेशियो बिगड़ जाएगा, वो फिक्स नहीं रहेगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है बच्चों, तो एक जो हमारा क्रिस्टल है उसके अंदर कोई बाहर से एटम आ जाता है और वो इम्प्योरिटी कॉज करता है। तो इस तरह की 3 हमारे पास डिफेक्ट्स हो सकते हैं। स्टोइक्योमेट्रिक में द रेशियो ऑफ कटायन अनायन इज फिक्स्ड, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक में द रेशियो इज नॉट फिक्स्ड। इम्प्योरिटी में क्या होगा, फॉरेन एटम ऑक्यूपाइज द स्पेस इन क्रिस्टल, मतलब एक बाहर से एटम आएगा और वो क्रिस्टल में स्पेस ले लेगा। ठीक है, अब बच्चों हमको ना स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, इम्प्योरिटी इन सब की बहुत टाइप्स है, तो हमें सबके एक एक करके टाइप्स पढ़ने हैं। तो हम लोग शुरू स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट से करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोइक्योमेट्रिक के मैंने 4 टाइप्स बताए हैं, वैलेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉटकी डिफेक्ट। तो हम लोग हर एक डिफेक्ट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट को स्टडी करते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ने से पहले आप यहाँ पर ये इमेजिन कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लिया है और इसके अंदर मेरे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है बच्चों, जब हम लोग ये क्रिस्टलाइजेशन करवा रहे होते हैं तो इसमें से एक पार्टिकल अपनी स्पेस छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रेजेंट था, ये बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पर एक वैकेंट साइड क्रिएट हो जाएगा ना, इसी को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब एक पार्टिकल बाहर निकल गया है मतलब मास कम हो गया है ना, मास कम हो गया है तो क्या कम होगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगा। आपको रेशो पता है ना, P इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कम होगा, डेंसिटी भी कम हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आप देखो, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन अ पार्टिकल इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर साइड फ्रॉम इट्स क्रिस्टल लैटिस, है ना, एक पार्टिकल मिसिंग हो जाएगा और उससे एक वैकेंट साइड बन जाएगा क्रिस्टल में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मास ऑफ द crystal decreases, density decreases and the volume remains unchanged. अब हमें नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ना है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के लिए आप ये इमेजिन कर लो कि यहाँ पर क्रिस्टल है, क्रिस्टल में अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच के स्पेस को हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, अब ये सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा कि ये जो स्पेस है बीच में, यहाँ पर एक बाहर से एटम आकर वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, एन एक्स्ट्रा पार्टिकल ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल स्पेस। देखो वैकेंसी में क्या होता, अंदर का पार्टिकल बाहर चला गया था, इसके लिए मास कम हुआ, डेंसिटी कम हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर का एक एटम आकर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स क्या होगा, मास इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट केस था। ठीक है, ये सेल्फ इंटरस्टिशियल में 2 केसेस होते हैं। एक केस में क्या हुआ कि बाहर से एक पार्टिकल आया, उसने स्पेस ऑक्यूपाई की। अब सेकंड में क्या होता है कि जो आपका क्रिस्टल है उसमें से ही, सपोज ये मेरा अरेंजमेंट था और ये ऐसे रहा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो एक पार्टिकल है, ये अरेंजमेंट में ही एक पार्टिकल अपनी स्पेस को छोड़कर एक इंटरस्टिशियल स्पेस ले लेगा। ठीक है, वो उसका ओरिजिनल पोजीशन कोई और था बट वो आकर इंटरस्टिशियल स्पेस ले लेता है, तो इसको हम सेकेंड टाइप ऑफ सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोलते हैं। बट बच्चों यहाँ पर कोई चीज़ बाहर नहीं गई, कोई पार्टिकल अंदर नहीं आया, तो मास में कुछ चेंज होगा क्या, नहीं, द मास एंड डेंसिटी विल रिमेन सेम। तो आपको आई होप वैकेंसी डिफेक्ट और सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट समझ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में एक पार्टिकल आपका बाहर चला जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस क्रिएट्स वैकेंट साइड। सेल्फ इंटरस्टिशियल में हमने 2 केसेस पढ़े। सबसे पहले एक फॉरेन एटम आके आपका इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा जिससे मास और डेंसिटी बढ़ जाएगा। फिर हमने सेकेंड केस क्या पढ़ा कि जो आपका एक रेगुलर एटम है, रेगुलर पार्टिकल है, वो अपनी पोजीशन से इंटरस्टिशियल स्पेस में जाकर एक और स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब वो सेम क्रिस्टल के अंदर ही है, तो मास आपका क्या होगा, सेम रहेगा। तो 2 हमारे डिफेक्ट हो गए पढ़ के। अब हम नेक्स्ट 2 पढ़ने वाले हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉटकी डिफेक्ट। ठीक है, अब बच्चों क्रिस्टल में हमेशा याद रखना कि 2 चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कटायंस और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग अनायंस। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है उसमें से ही एक कटायन अपनी जगह से बाहर जाकर
यहीं पर मतलब सॉरी क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। यहाँ पे आप देखो ये कटायन पहले यहाँ पे प्रेजेंट था बट वो वहाँ से निकल कर उसने एक इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। बच्चों यहाँ पे कुछ चेंजेस आएगा क्या? जितना चार्ज था उतना ही चार्ज है ना। भले ही कटायन अपनी जगह से मूव हुआ बट स्टिल वो क्रिस्टल के अंदर ही है ना, तो नंबर ऑफ चार्जेस क्या होंगे? सेम रहेंगे। मास में कुछ चेंजेस आएगा? नहीं, मास भी सेम है, मास सेम है तो डेंसिटी सेम है एंड वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है। अब शॉटकी इफेक्ट में क्या होता है कि कटायन और अनायन दोनों ही अपनी पोजीशन से गायब हो जाएंगे। अब यहाँ पर चार्जेस पर क्या असर होगा, है ना, कम हो गया है ना, तो चार्जेस विल डिक्रीज, मास भी डिक्रीज होगा, डेंसिटी भी डिक्रीज होगा, बट वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। बच्चों हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, उसके चारों टाइप्स पढ़ लिया है। अभी हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके लिए हमारे पास दो टाइप्स है, मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस। आप इसे समझ सकते हो, मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कम पड़ेगा यहाँ पर, और मेटल एक्सेस मतलब ज़्यादा मेटल। आप सोच लो मेटल क्या होता है, बेसिकली कटायन चार्जेस होते हैं ना, पॉजिटिव चार्जेस, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस कम होने वाले, यहाँ पर ज़्यादा होने वाले। यहाँ पर आप देखो इस मेटल डेफिशिएंसी में क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल्स है उसमें बेसिकली यहाँ पर आप जो पार्टिकल्स लेने वाले हो, तो ऐसा आपको मेटल एलिमेंट लेना है जिसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे आप आयन को देखो, यहाँ पर कितना है 2+ और 3+, इसका दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब सपोज मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कटायंस थे, ठीक है, सब Fe2+ चार्जेस के थे। अब 6 में से आप इमेजिन करो मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, है ना, सबके पास 2+2+ चार्जेस था, 3 को बाहर निकाल दिया, मतलब कितने चार्जेस कम पड़ गए? 6। तो अब मैं क्या करूँगी, ये 3 की बजाय ये जो 3 Fe2+ थे उसकी जगह जगह मैं Fe3+ के 2 आयन डाल दूँगी, 6 चार्जेस वापस से चले गए ना। तो अब मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट वही मेटल लिया बट नए ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ मैंने उसको बैलेंस कर दिया। यहाँ पर मैंने Fe2+ 3 थे, उसकी जगह पर मैंने Fe3+ डाल दिया, चार्जेस तो इक्वल है ना, तो मेरा बैलेंस हो गया क्रिस्टल। तो इसी को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये दो चीज़ों से होगा, या तो आप एक एक्स्ट्रा मेटल आयन डाल दो, आपने सपोज एक एक्स्ट्रा कटायन ऐड कर दिया है तो उससे मेटल एक्सेस होगा, या फिर आप दूसरा चीज़ ये कर सकते हो कि आप एक अनायन को निकाल दो, आपने एक नेगेटिव आयन को बाहर निकाल दिया तो उससे भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव आयन बढ़ जाएगा। ओके, तो ये मेटल एक्सेस और के दो टाइप्स है। अभी हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो आप नाम से ही समझ सकते हो कि इसमें हमारे क्रिस्टल में कुछ इम्प्योर एटम्स आने वाले हैं, कुछ बाहर की चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट में दो चीज़ आती है, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी और एक होता है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी याद दिलाती हूँ। इसमें क्या होगा बच्चों कि जो सपोज मेरा ये क्रिस्टल था कॉपर का, तो मैंने क्या किया, कॉपर के 6 मेरे पास पार्टिकल्स थे, तो उसमें से मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पर जिंक डाल दिया, है ना। ये मैंने उसको कस्टमाइज किया अपनी तरीके से, बाहर से जिंक के एटम लिए इसमें डाल दिए, है ना। तो ऐसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको याद होगा, ये एक अलॉय बन जाता है जिसका नाम है ब्रास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये डिफेक्ट हुआ, इम्प्योरिटी मैंने ऐड की, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। अभी इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी में क्या होगा, कोई भी बाहर का एटम आके इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ओके, ये रिप्लेस नहीं कर रहा, ये आके ऑक्यूपाई करता है। अब बच्चों हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, आई होप तीनों आपको टाइप्स क्लियर हो गए, स्टोइकियोमेट्रिक के 4 डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के 2 और इम्प्योरिटी के 2। एक बार चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइज कर लो। अभी हम पढ़ने वाले हैं बैंड थ्योरी, जो आपने 11th सेमीकंडक्टर्स चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हो। बैंड थ्योरी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं बैंड क्या होता है, ठीक है। जब बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ कंबाइन होंगे, मतलब एक साथ आप उनको अरेंज करोगे, तो उसको बोलते हैं एक बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है, क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एज बैंड्स, ठीक है। अब बैंड्स जो है दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड आपको याद होगा वो हायर लेवल पर होता है, और वैलेंस बैंड लोअर एनर्जी लेवल पर होता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर सकते हैं, बट वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते।
अब हम देखते हैं कि ये बैंड गैप क्या होता है। तो मैंने अभी आपको दो बैंड पढ़ा है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। इन दो बैंड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है, अब हम एक बहुत ही इजी सी चीज़ जो हम लोग एक टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। इंसुलेटर जो रेजिस्ट करेंगे। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बट देयर इज़ अ कंडीशन, आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर वो कंडक्ट करेंगे। अब कंडक्टर में जो बैंड गैप होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। इंसुलेटर में ये बैंड गैप बहुत बड़ा होता है। सेमीकंडक्टर में भी बैंड गैप होगा बट इंसुलेटर से कम होगा। कंडक्टर का एग्जाम्पल है मेटल्स, इंसुलेटर का एग्जाम्पल है नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है मेटलॉइड्स। अब बच्चों हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो है डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? तो कोई भी, यहाँ पे देखो हमने सेमीकंडक्टर पढ़ा। अब कोई भी सेमीकंडक्टर में जब आप इम्प्योरिटीज़ डालते हो, यहाँ पर आपने देखा इसका जो है कंडक्टिविटी, हम उसको बढ़ाने के लिए अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ डालेंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ माइन्यूट क्वांटिटी, दैट इज impurities to a semiconductor to increase its conductivity is called as doping। और जो impurity हम डाल रहे हैं to increase its conductivity उसको बोलते हैं dopant। The impurities added to a semiconductor to increase its conductivity is called as dopant। ओके, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो बच्चों सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, जिसमें कोई डोपिंग नहीं है। एक्सट्रिंसिक मतलब अ डोप्स सेमीकंडक्टर, जिसमें आपने जो है इम्प्योरिटीज ऐड की है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पी टाइप और एक एन टाइप। बच्चों पी टाइप ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें आप ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करोगे, मतलब आप एक ऐसे एलिमेंट को ऐड करोगे जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि बोरॉन, है ना। फिर आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे, मतलब एक ऐसे एलिमेंट को ऐड करोगे जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि फॉस्फोरस। ठीक है, तो आपको डोपिंग, डोपेंट और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्लियर हो गया होगा। बच्चों यहाँ पर हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करते हैं बट वीकली अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन। अब इसी का उल्टा क्या होगा? डायमैग्नेटिक में इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे और ये वीकली रिपेल करेंगे बाय मैग्नेटिक फील्ड। द सब्सटेंसेस विथ ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फ्लोरीन। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या देखा था हमने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो वीकली अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे तो बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा विथ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल यहाँ पर देखो कुछ मेटल्स प्रेजेंट है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। और यहाँ पर हमने अपना पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। ओनली पैकिंग एफिशिएंसी का जो छोटा सा डेरिवेशन है, एक्चुअली वो छोटा नहीं, 3 है सम्स, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो स्टे ट्यून्ड एंड और अच्छे से पढ़ाई करो और अपने फटाफट से अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करो। थैंक यू।